हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 ठीक है ना, फिजिक्स के दोस्तों महत्वपूर्ण आप लोग को 2 मार्क्स के क्वेश्चन बतलाएंगे, जो कि यहाँ से आप लोग को पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, लॉरेंस बार आप लोग को सेंटर एग्जाम में ही पूछा गया है, तो समझ सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आप लोग को 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। वहां से आप लोग को कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही करते करते दोस्तों आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स ठीक है ना, और दोस्तों ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सभी क्वेश्चन का कवर कर लेंगे, जितने भी 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ना। देखिए आप लोग बेहतरीन तरीके से एकदम सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एकदम कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे ठीक है ना। उन्हीं क्वेश्चन को कवर करता हूँ मैं दोस्तों, जो कि पहले से एग्जाम में पूछते हैं और पूछे जाने की बिल्कुल संभावना रहती है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा दोस्तों, 10 VBI शॉर्ट क्वेश्चन को बताऊंगा, आप लोग देख लोगे तो आप लोग दोस्तों एकदम गौरवान्वित हो जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराने हैं। चलिए लॉरेंज बल क्या है डियर, लॉरेंज बल क्या है, तो देखिए एकदम बहुत ही सटीक परिभाषा, ये परिभाषा लिख दीजिएगा। कहीं यहाँ पर इतना आप लोग का सटीक परिभाषा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। देखिए क्या कहता है, जब कोई गतिमान आवेश ठीक है दोस्तों, जब कोई गतिमान आवेश ठीक है समरूप ठीक है ना चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता है। देखिए जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या डियर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, गतिमान होता है, तो उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है, वर्क करता है। तो उस बल को, उस फोर्स को लॉरेंज बल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, लॉरेंज बल कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात, एक बार और एक पढ़ लीजिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएंगे। जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता है, तो उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंज बल कहा जाता है डियर। देखिए एफ सदिश एफ वेक्टर दोस्तों क्यू इंटू दोस्तों ई के पावर वेक्टर ठीक है ना दोस्तों, ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुना क्रॉस बी वेक्टर। ये आप लोग को 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये लिख दोगे तो ये 1 मार्क्स और ये 1 मार्क्स, 2 नंबर आप लोग को क्लियर हो जाएंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा जरूर करना, इस दोस्तों व्यंजक को आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाता है। तो ये तो मुझे आशा है आप लोग याद करो, बहुत ही सटीक परिभाषा है। चलिए ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं दोस्तों हर बार एग्जाम ठीक है ना। प्रकाश के व्यतिकरण प्राप्त करने के शर्त लिखे ठीक है ना। प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है दोस्तों, इसको शर्तों को लिखना है ठीक है ना। तो प्रकाश के व्यतिकरण को दोस्तों प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त निम्न है। क्या है दोस्तों, कहता है प्रकाश के दोनों तरंगों को एक ही दिशा में होना चाहिए। देखिए प्रकाश के दोनों तरंगों को दोस्तों एक ही दिशा में होना चाहिए। क्या है, प्रकाश के दोनों तरंग जो होता है ना दोस्तों, उनको एक ही दिशा में रहने के लिए बोल रहा है। और क्या कहता है, प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्घ्य बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए ठीक है ना। प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बराबर होना चाहिए, ऐसा कर रहा है। और क्या कर रहा है, प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का कालांतर नियत होना चाहिए। देखिए एकदम बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से सभी याद कर लेना ठीक है ना। प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का कालांतर नियत होता है। और क्या कहता है डियर, एकदम बेहतरीन तरीके से समझते जाना है। कह रहा है प्रकाश के 2 तरंगों का आयाम बराबर होता है। देखिए 2 मार्क्स में पूछेगा ना दोस्तों, तो आप लोग 2 या 3 ही लिख दोगे तो आप लोग को 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोग को 4-5 नहीं लिखना होता, सिर्फ 3 को ही लिखना होता है दोस्तों 2 मार्क्स के लिए, या तो 2 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए एकदम बहुत ही सटीक एक बार पढ़ देते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को याद हो जाए। प्रकाश के दोनों तरंगों को एक ही दिशा में होना चाहिए ठीक है। प्रकाश का जो दोनों तरंग है दोस्तों, दोनों को एक ही दिशा में होना चाहिए ठीक है। इतना तक तो क्लियर हो गया। चलिए प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्घ्य बराबर होता है। दोनों प्रकाश के जो दोनों तरंग दोस्तों ठीक है ना, इसका तरंग दैर्घ्य जो दोस्तों बराबर होना चाहिए। चलिए प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का जो कालांतर जो होता है ना दोस्तों, वो नियत होना चाहिए। प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का कालांतर जो होना चाहिए वो नियत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। आप लोग को याद में रखना है, प्रकाश के दोनों तरंगों का जो बीच का कालांतर जो होता है ना, वो नियत होना चाहिए। आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए और भी है दोस्तों, क्या कहता है, चलिए प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम
क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम होता है डी, ठीक है ना, ये बराबर होना चाहिए, तभी ये दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण का आवश्यक शर्त होगा, ठीक है ना। चलिए और क्या है, प्रकाश को छिद्र होना चाहिए, प्रकाश जो होता है ना दोस्तों उसको छिद्र होना चाहिए। देखिए इतना आसान लैंग्वेज है, आप लोग ये नहीं याद करो, मुझे विश्वास में बिल्कुल आप लोग याद कर लोगे, ठीक है ना। चलिए लेंस लॉ, ठीक है ना दोस्तों, लेंस का नियम क्या है। देखिए हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग को फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेंस नियम क्या, देखिए क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित जो धारा होती है दोस्तों, किसी प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है या उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों कितना मजेदार दोस्तों, आप लोग का एकदम कह सकते हो, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, इतना याद रखना है, किसके कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में जो प्रेरित धारा जो होती है ना दोस्तों, ठीक है ना, प्रेरित धारा की दिशा जो होती है ना वो इस प्रकार की होती है ना कि उस कारण का विरोध करती है या उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। देखिए जिस कारण से दोस्तों जो होता है ना विरोध करती है, जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, इसे लेंस का लॉ कहा जाता है, लेंस का नियम कहा जाता है। यह दोस्तों आप लोग का ऊर्जा संरक्षण नियम का दोस्तों पालन करता है, यह सिद्धांत है। या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का दोस्तों क्या करती है, अनुसरण पालन करती है, ठीक है ना। चलिए आशा इतना लिख दोगे तो 2 नंबर में आप लोग को एकदम 2 फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करना सभी क्वेश्चन को वहां पर कवर कर लेने का, ठीक है ना। तो चलिए डियर, चलिए एम्पियर का परिपाथीय नियम क्या, ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एकदम सटीक परिभाषा, किसी प्रकार का आप लोग का फेक फाक एकदम नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम मेरे द्वारा तैयार किया एकदम सटीक परिभाषा, ठीक है ना। क्या कहता है, किसी बांध वक्र के, ठीक है ना, किसी बांध वक्र के पारिता, किसी बांध वक्र के पारिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन दिया, क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, मतलब दोस्तों समझ सकते हो, ठीक है ना। किसी बांध वक्र के पारिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बांध वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल धारा का यानी कि आई धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट गुना। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आते एक और रिवाइज कर लेंगे। चलिए जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन नॉट का मान दोस्तों 4 पाई गुना 10⁻⁷ होता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए यह नियम होता है दोस्तों, गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है। देखिए क्या किया जाता है, ये देखिए आप लोग को दोस्तों क्या दिया गया, समाकलन दोस्तों देखिए चुंबकीय दोस्तों डीएल और दोस्तों म्यू नॉट गुना होता है। देख सकते हो ऊपर आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी बांध वक्र के पारिता, देखिए किसी बांध वक्र के पारिता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आप लोग का रेखा समाकलन बी वेक्टर है ना दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखा समाकलन दोस्तों डीएल वेक्टर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा समाकलन उस बांध वक्र के द्वारा जो घिरा होता है ना दोस्तों, वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से जो गुजरने वाले जो धारा होती है उसका एप्सिलॉन नॉट से आई गुना दोस्तों होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो भाई मैंने बातें लिखी है दोस्तों। चलिए आशा है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए आप लोग को एग्जाम में पक्का देखने के मिलेंगे। किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाओं को दोस्तों विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं दोस्तों, ठीक है ना, यही आप लोग का दोस्तों होता है विद्युत बल रेखाएं। देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से परिणाम होते हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से परिणाम होते हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं दोस्तों कहाँ से धन आवेश से परिणाम होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। देखिए एकदम गुण तो आप लोग का पक्का पूछेगा, एकदम सभी क्वेश्चन को आप लोग को डील कर लेना। जितना ही बता रहा हूँ उतने में से आप लोग को एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरों को कभी नहीं काटते, सही बात है दोस्तों। आप लोग विद्युत बल रेखा एक दूसरों के कभी काटेगी तो सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो दोस्तों प्रतिच्छेदी बिंदु पर 2 बिंदु जो कि संभव ही नहीं है वास्तविक रूप से। चलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे का काटेंगे नहीं, ये आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा। चलिए विद्युत बल रेखा लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है दोस्तों, क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है ना, लंबाई की दिशा में क्या करता है, सिकुड़ने का प्रयास करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। चलिए डियर क्लियर हो गया होगा। चलिए किसी स्थान पर बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है। देखिए किसी स्थान पर जो विद्युत बल रेखाएं दोस्तों एक
दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है डियर, ठीक है ना। यही कारण से दोस्तों जो होता है ना, जो काटती भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा भी समझ सकते हो, ऐसे तो काटेगा तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दोस्तों दो आसपास रेखाएं हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि संभव वास्तविक से नहीं है। चलिए, किसी स्थान में विद्युत बल का एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। चलिए, भावार द्वारा किया, ये तो आप लोग को पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये तो मुझे लगता है कि पक्का पूछे जाएंगे, क्योंकि आज तक के दोस्तों बहुत बार नहीं पूछा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितना भी लगा देंगे उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। जितना लगाएंगे उतना कम समझेगा, ठीक है ना। चलिए, जब किसी धातु के प्लेट को, ठीक है ना, जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया है दोस्तों, लटकाया जाता है, घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया या घुमाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके दोस्तों अगल बगल जो होता है विद्युत फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने रहता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखिए आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा, जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया था, घुमाया जाता है। कोई धातु का प्लेट है डियर, ठीक है ना, इसमें आप लोगों का क्या किया था, घुमाया जाता है। घुमाया तो जाता है, लेकिन दोस्तों इससे दोस्तों जुड़े चुंबकीय फलक जो होता है ना, इसमें परिवर्तन होने लगता है, लगातार परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण धातु में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण क्या डियर, जिसके कारण धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो जो इसके गति को जो होता है मंद कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। इस धारा को भंवर धारा कहते हैं डियर। बहुत ही अच्छा, एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछता है दोस्तों, फ्रेंच की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। फ्रेंच की चौड़ाई तो दोस्तों क्या होता है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य के दोस्तों लैम्डा, या प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा के समानुपाती होता है। फ्रेंच की चौड़ाई, ठीक है ना, बी समानुपाती होता है लैम्डा के, समानुपाती होता है लैम्डा के, ठीक है ना। ये आप लोग का व्यंजक पूछ सकता है दोस्तों, कहेगा कौन सा कंडीशन सही है, तो आप लोग ध्यान रखना, बी समानुपाती लैम्डा होता है। फ्रेंच की चौड़ाई के लिए दोस्तों जो आप लोग का जो होता है क्या होता है, तो फ्रेंच की चौड़ाई जो होता है दोस्तों प्रकाश तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो आप लोग देख सकते हो, ये पहला दोस्तों बात निर्भर करता है, ठीक है ना। प्रकाश फ्रेंच का जो चौड़ाई होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलिए, फ्रेंच का जो चौड़ाई है, ठीक है ना, फ्रेंच का चौड़ाई जो होता है दोस्तों प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। देखिए, फ्रेंच तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि आप लोग पढ़ने वाला छात्र है, ठीक है ना। फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश स्रोत पर्दे के दूरी के, चलिए, समानुपाती होता है, 20 समानुपाती डी होता है, ठीक है ना। देखिए, फ्रेंच की चौड़ाई दोस्तों बी हुआ, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत पर्दे के दूरी जो होता है डी होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। चलिए, और भी है दोस्तों, फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के बीच के दूरी के वायुत का अनुपाती होता है। देखिए, फ्रेंच की जो चौड़ाई होता है दोस्तों, ठीक है ना, प्रकाश स्रोत जो होता है ना उसके बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती। देख सकते हो 1/d भी दिया गया दोस्तों, जो कि समानुपाती नहीं होता है, वायुत का अनुपात होता है। डी में समानुपात देख सकते हो, वायुत का अनुपात दिया गया है। फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश स्रोत के बच्चे प्रकाश स्रोत बीच की दूरी के वायुत का अनुपात होता है, यानी कि फ्रेंच की चौड़ाई बढ़ेगी तो दूरी क्या होगी, चलिए आधी हो जाएगी। चलिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्त को दोस्तों आप लोग को वर्णन करना है। चलिए, ये तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछला बार भी पूछा 221 में, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्त को लिखना है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के 2 शर्त होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये आप लोग लिख दोगे तो पक्का आप लोग को 2 मार्क्स देते जाएंगे। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपतन कोण का मान जो होता है, ठीक है ना, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है। तो देखिए, ये आप लोग को व्यंजक में थोड़ा दिया गया है, तो आप लोग इससे भी मेंटेन कर सकते हो। चलो, प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। प्रकाश किरण को दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण। तो देखिए, जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के 2 तरंगे एक साथ किसी माध्यम में, देखिए जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के 2 तरंगे एक साथ, ठीक है डियर, एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है, तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस प्रकार की घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है।
एक और पढ़ लेंगे डियर, ठीक है ना। जब एक ही तरंग धैर्घ्य के, ठीक है, क्या बोले, एक ही तरंग जब प्रकाश के दो तरंगे रहेंगे, ठीक है ना, और एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चले, देखिए कितना सिंपल परिभाषा है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हो। तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण, ठीक है ना, प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है डियर, परिवर्तन होता है, इसी को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विभव मापी क्या है? तो विभव मापी उस यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा विद्युत वाहक बलों को मापा जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाला जाता है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है। बस आप लोग को उपयोग ही लिख देना, विभव मापी हो गया तो ठीक है ना। तो आप लोग को उपयोग भी लिख देगा ना, लिखना है तो यही लिख देना, ठीक है ना। अगर डियर वीडियो पसंद है ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट दिखाओगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम एग्जाम इतना हल्का मचा दोगे, ठीक है ना। तो चले दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।